सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरुण प्लस। तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती है? 8 अप्रैल 2015 को। और अभी अगर देखोगे 8 अप्रैल 2025 को, तो इसे पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो इस कारण से भी ये योजना इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछे जाने लायक ये योजना है क्योंकि इसे 10 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, मुद्रा का मतलब क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसका उद्देश्य है छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाना, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को। और इसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि शिशु चरण, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। किशोर चरण 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तरुण चरण जो है तीसरी कैटेगरी, उसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। अभी इसमें एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई है, तरुण प्लस। इसमें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो देखो, प्रश्न ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब कितना लोन दिया जा सकता है। पहले ये लिमिट 10 लाख थी, अब बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दी गई है। और इसके लिए एक नई कैटेगरी जोड़ दी गई है, तरुण प्लस नाम से। तो 2 तरह के प्रश्न बन गए यहीं से। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, इस मुद्रा योजना को सिडबी की सहायक कंपनी मुद्रा के द्वारा लागू किया जाता है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, तो ये तो इस योजना से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। अब इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हमारे न्यूज में रही करंट अफेयर्स में, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में, जिसका उद्देश्य था गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये मैं आपको हर बार बढ़ाता हूँ, देखो लिस्ट में यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। 8 अप्रैल 2015 में ये शुरू हुई थी और लिमिट को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 में शुरू हुई थी गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, 28 अगस्त 2014 में आई थी, अभी इसे भी 2 साल हो गए पिछले साल। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में आई थी, इसमें भी जो मैक्सिमम लोन की लिमिट है उसे 1.5 लाख रुपए से बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची से। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 में, इसे भी 10 साल हो गए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। और याद रखना, इसमें 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। बाकी स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 और स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 में। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को ये शुरू हुई थी। उसके अलावा कुछ और देखो, एक तो ये याद रखना भी, भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है वो मार्च 2019 में आई थी। प्रधानमंत्री G1 योजना ये 2019 में आई थी, 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए थी ये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया? 31 मार्च 2026 तक लॉन्च हुई थी वैसे 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 को आई थी। तो इस योजना में क्या होता है, अगर छत के ऊपर सोलर पैनल्स आप फिट करवाओगे तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। तो हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि होम्योपैथी के जो संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनकी जयंती होती है 10 अप्रैल को। तो उनकी जयंती को ही हम ये होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न इसी से संबंधित पूछ रहा हूं कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये पिछले साल करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, तो याद रखना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। ठीक है, अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो एक बार देख लेते हैं कि अप्रैल में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 21
जो योगा दिवस होगा उसकी थीम अभी घोषित कर दी गई है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया गया और उसके बाद 7 अप्रैल को अभी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया गया। तो अप्रैल के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट दिवस है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इस बार इसका ये 7वां संस्करण होगा। 4 मई को शुरू होगा, 15 मई तक ये चलेगा। कहाँ पे? बिहार में। बिहार के 5 शहरों में ये होंगे, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो अभी तक इसके बारे में इतना ही बताया गया है, कोई मैस्कोट वगैरह कुछ आया नहीं है। जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हमने यहाँ पे बात की है। अच्छा, अभी तक 2025 में खेलो इंडिया से संबंधित 2 गेम्स हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स और पैरा गेम्स, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में जो हुए थे वो इसका 5वां संस्करण था। जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुए थे और उसमें टॉप पे भारतीय सेना थी। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, वो इसका दूसरा संस्करण था, अभी नई दिल्ली में ही हुए। उसमें मैस्कोट उज्ज्वला है जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। टैगलाइन थी हौसलों की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। एंथम था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, और इसमें टॉप पे हरियाणा रहा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, ये बिहार में होंगे अगले महीने। तो उसमें हम देखेंगे कौन विजेता रहता है, क्या मैस्कोट वगैरह रहता है, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे जब भी उसकी घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अब चलो यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। तो आपको बताना है कि अभी जो नेशनल गेम्स हुए थे 38 नंबर का एडिशन जो हुआ था, तो बताओ कहाँ पे हुआ था, उसमें मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या है, और उसमें टॉप पे कौन रहा है, और इसमें जो टॉप पे होता है उसको कौन सी ट्रॉफी मिलती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी ये सब बातें आपको बतानी। अच्छा, साथ में ये भी बताओ कि अगले वाले जो 39 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे। तो ये 3-4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, ये सब मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अभी मैंने आपसे पूछ लिया, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे, बताओ। हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, फिर अगले में क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में केयरलेस पीपल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सारा व्यान विलियम्स ने। तो फेसबुक की पूर्व कार्यकारी हैं सारा व्यान विलियम्स, और इन्होंने अभी अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है केयरलेस पीपल। इसका पूरा नाम है केयरलेस पीपल, द कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म। तो ये बुक का नाम है, ऑथर का नाम है, ध्यान में रखना। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारी बुक्स 2025 वाली ही है, ध्यान से सुनना। अगर पूछे, अभी अभिजीत बनर्जी ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको अभी लॉन्च किया था अमित शाह ने। हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 बुक को लिखा है अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इसको लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने लिखा। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, इस बुक को लॉन्च तो किया था अमित शाह ने और इसको संपादित किया, एडिट किया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मास मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने अभी किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया? कर्म योगिनी वीरांगना। IM ये बुक है, इसको लिखा गोपीचंद हिंदुजा ने, लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सारी याद होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो INS वर्षा क्या है पूछेंगे तो ये एक परमाणु बेस है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो भी पनडुब्बियां हैं, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और कहां पर, मतलब कहां पर स्थापित होगा ये? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रामबिल्ली के पास पूर्वी तट पर। इसमें परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़े और सुरंगें होंगी, जिससे बंगाल की खाड़ी में गुप्त संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। और इसका नाम क्या होगा? INS वर्षा। आपको पता है हमारी जो पहली परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत है। दूसरी वाली का नाम है INS अरिघात, और तीसरी वाली का नाम INS अरिदमन है। एक पॉइंट और याद रखना कि परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितने परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 100 गीगावाट। अब वैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश न्यूज में आ गया। तो ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हो गए S अब्दुल नजीर।
यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया काला हिरण, पक्षी हो गया तोता, पुष्प हो गया चमेली, वृक्ष हो गया नीम, भाषा है तेलुगु। और राजीव गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल होता है, दक्कन फेस्टिवल यहाँ पे होता है, कुचिपुड़ी नृत्य बड़ा फेमस है, बेगमपेट हवाई अड्डा, तिरुपति हवाई अड्डा यहाँ पर मिल जाएगा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर मिल जाएगा, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, पोल्लावरम बांध गोदावरी पर मिल जाएगा, पुलिकट झील याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्लेरू झील आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तो आंध्र प्रदेश से कुछ स्टैटिक देख लिए, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको और रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। देखो 2025 वाले अगर मैं पहले आपको रिवाइज कराऊं तो अभी मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला अभी कहाँ पे रखी थी, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ मनाया गया, पुलिकट लेक है यहाँ पे। इंडेचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड कंपनी ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा ये कहां पर शुरू की है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश ने अभी मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा भी शुरू की थी। ऋषिकोंडा बीच कहां पर है, आंध्र प्रदेश में ही। यह भी न्यूज में था क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा बीच है जिसके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट था, लेकिन अभी उसको भी वापस ले लिया है, तो ये न्यूज में था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है, तो आंसर होगा इसका 6%। तो अभी 9 अप्रैल 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से घटा करके 6% कर दिया है। और इसके साथ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को भी घटा के 6.5% कर दिया, जो पहले 6.7% था। तो अगर रेपो रेट की बात करेंगे तो इससे कम होने से क्या होगा, जो लोन वगैरह है वो भी सस्ते होंगे। और रेपो रेट एक्चुअल में होती क्या है, आप यूं समझो कि जो आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक है, तो उस आरबीआई से जब भी कोई भी बैंक अगर पैसा लेगा तो उस पैसे के ऊपर उसे आरबीआई को इंटरेस्ट भी देना होगा। किस परसेंट के हिसाब से या किस रेट के हिसाब से, उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो पहले आरबीआई लेता था 6.25%, अब लेगा 6%, तो कम कर दिया ना रेट। और मान लो यही पैसा जो बैंक है वो आगे बांट भी रहा था लोन के रूप में, तो जब उसे आरबीआई को कम देना पड़ेगा तो वो लोगों से भी कम लेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जो लोन का रेट होता है वो भी वो कम कर सकता है। और इसी का उल्टा हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। जब भी कोई बैंक आरबीआई के पास अपना कोई पैसा डिपॉजिट रखता है तो उसके एवज में आरबीआई उसको कुछ परसेंट इंटरेस्ट देता है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वो कितना चल रहा है, 3.35% है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया। अभी वर्तमान में रेपो रेट कितनी चल रही है, 6% चल रही है। और आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि 5 साल तक या 5 साल के बाद, अभी फरवरी में ही आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से कम किया था। 5 साल तक कोई बदलाव नहीं किया, 5 साल बाद उसने कम किया था। अभी फरवरी में ही 0.25% से कम किया था, वरना पहले 0.25% से कम करते 6.25% हो गया था। और आज हम देख रहे हैं एक बार फिर 0.25% से कम कर दिया, तो अब ये घट के कितना हो गया, 6% पे आ गया है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्टैटिक देखो, कुछ करंट अफेयर्स भी बताऊं यहाँ से। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में और मुख्यालय मुंबई में है। किस आयोग की सिफारिश पे स्थापना होती है, यंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अच्छा, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर देना। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अभी एक महिला यहाँ पे नई डेप्यूटी गवर्नर बनाई गई है, उनका नाम क्या है। 2-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए कौन कौन बता पाते हैं। बाकी कुछ करंट अफेयर्स आपको यहाँ से रिवाइज करा दूं। अभी आरबीआई ने कहा कि वो यूएलआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च करेगा। और आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया, आईआईटी मुंबई की प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। आरबीआई ने रेपो रेट को घटा के कितना कर दिया, अब इसे आप 6.00% कर लो। और आरबीआई को अभी यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया। इसके 2 इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए, एक तो प्रवाह पोर्टल और एक सारथी पोर्टल के लिए। प्रवाह का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम में आ गया ये, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन। उसके अलावा आरबीआई 2 तरह के सप्ताह वीक मनाता है। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, अभी ये 10 से 16 मार्च तक मनाया गया। थीम थी इंडिया पेज डिजिटली। और एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 24 से लेकर 28 फरवरी तक, उसकी थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
हाल ही में किस देश ने कोप 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा? तो आंसर होगा ब्राजील। अच्छा, आपको याद हो तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 2025 में यानी कि इसी साल नवंबर में कोप 30 का आयोजन होगा, या उसे कौन होस्ट करेगा? ब्राजील। और अभी उससे पहले इसने वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण के प्रस्ताव रखा है। तो ब्राजील के प्रस्ताव के अनुसार ये वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय निकाय होगा। तो प्रश्न यही पूछा था, किस देश ने कोप 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर हो गया ब्राजील। और इससे पहले लास्ट ईयर जो कोप 29 का आयोजन हुआ था, इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है ना? तो उसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था, नवंबर की ये बात है। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं आपको ब्राजील भी लेकर के चलूंगा। आपको याद है G7 समिट 2024 में इसको होस्ट किया था इटली ने, G20 को होस्ट किया था ब्राजील ने, और अब इस साल G20 को कौन होस्ट कर रहा है ये भी याद रखना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा ब्रिक्स समिट 2024 ये हुई थी रशिया में, और इस बार ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है ब्राजील। अच्छा, ब्रिक्स का भी नवीनतम 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया? इंडोनेशिया बन गया। अच्छा, पिछले साल क्वाड समिट ये अमेरिका में हुई थी, इस साल भारत होस्ट करेगा। और पिछले साल कोप 29 का आयोजन ये बाकू अजरबैजान में हुआ था, इस बार हमने कहा ब्राजील होस्ट कर रहा है। और उससे पहले कोप 28 ये यूएई में हुआ था। और आसियान समिट 2024 ये हुआ था लाओस में, अभी प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को होस्ट किया था 2024 में कजाकिस्तान ने। और नाटो की जो समिट हुई थी 2024 में, वो अमेरिका में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में। और अभी जो बिम्स्टेक समिट हुआ था 6वां एडिशन, इसको थाईलैंड ने होस्ट किया। और हमने ये भी यहाँ पे पढ़ा था अभी कि अब जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता है 2 सालों के लिए किसे सौंप दी गई है। चलो ये प्रश्न आपके लिए रख दें फिर, चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसे सौंप दी गई है ये आप बताएंगे। और ये भी याद रखना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स समिट, अभी फरवरी में नहीं, अब ये चेंज हो गया, अब ये मई में होगा। और ये भारत में होगा, भारत में भी कहाँ? मुंबई में होगा। ये वेन्यू वगैरह सब चेंज हो गए हैं, ठीक है। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये तो इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब मैंने कहा ब्राजील भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आ जाओ ब्राजील ले चलते हैं आपको। तो ये रहा मैप में ब्राजील, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। और कैपिटल ब्राजीलिया हो गई, करेंसी होती है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। अभी आपको पता है दुनिया की सबसे उम्रदराज जो इंसान है वो ब्राजील से ही है, इनका नाम है इना कैनाबारो लुकस, ये एक नन है। हमने कहा 2024 में G20 को होस्ट किया था ब्राजील ने, और 2025 में ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है ब्राजील, इसका 17वां एडिशन है ये। और कोप 30 को भी ब्राजील होस्ट कर रहा है, ये भी हमने पढ़ा। कॉफी के बागानों को यहाँ पे फेजेंडा कहा जाता है, घास के मैदानों को कैंपस घास के मैदान कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह है यहाँ पे, कॉफी पोर्ट भी कहते हैं इसको। और 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन ये यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2027 में वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप ये ब्राजील में होगा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है अभी। और ओपेक प्लस समूह का नया सदस्य भी बन गया ब्राजील। न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड कौन है? दिल्मा रूसेफ है, जो कि ब्राजील से हैं। अभी फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया था, तो एक बार फिर से इनका नाम न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। आर्टेमिस मिशन ये नासा का मिशन है, जिसका उद्देश्य है इंसानों को फिर से चांद पर लेकर जाना। आपको याद हो तो 2020 में नासा और 7 देशों ने मिलकर के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद कई देश इसमें जुड़ते गए, और अब इस पर हस्ताक्षर करने वाला, इसमें शामिल होने वाला 54वां देश ये बांग्लादेश बन गया। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे और कौन सा सदस्य देश बना था? अगर ये पूछूं तो 27वां देश बना था आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला। कौन? हमारा भारत। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर पहली बार उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सब जानते हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 में। किस मिशन के थ्रू? अपोलो 11 मिशन। एक्चुअली में इस मिशन में 2 व्यक्ति चांद पर उतरे थे। पहले जो उतरे थे उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, दूसरे का नाम है बज एल्ड्रिन। और अगर मैं पूछूं चांद पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है, तो याद रखना यूएसएसआर है। वो कब गया था? 13 सितंबर 1959 को। जो लूना 2 नाम का एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था, वो इन्होंने चांद पर भेजा था, वो चांद की सतह पर उतरा था, इसीलिए कहते हैं चांद पर उतरने वाला पहला देश यूएसएसआर था। अच्छा, भारत चांद पे कब उतरा था? 2023 में उतरा था। चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू हम चांद पर उतरे थे, और चांद पर ही नहीं, हम चांद के साउथ पोल पर उतरे थे, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था भारत। अच्छा, हमारे जितने भी चंद्र मिशन है मैं आपको सारे रिवाइज कराऊं एक बार। तो हमारा जो पहला चंद्रयान 1 था
वो 2008 में गया था PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान 2 इसको 22 जुलाई 2019 में भेजा था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा। चंद्रयान 3 ये सफल हो गया था, ये 14 जुलाई 2023 को गया था। किससे? LVM3 M4 से। अच्छा, अब चंद्रयान 4 जाएगा, संभावित कहा जा रहा है 2027 तक जा सकता है। इसमें 5 मॉड्यूल होंगे और इसका उद्देश्य होगा चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल को लेकर के आना। और इसके लिए बजट कितना अलोकेट किया गया है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी करंट का प्रश्न है। 2104.06 करोड़ रुपए। और उसके बाद जो चंद्रयान 5 जाएगा उसकी भी घोषणा हो चुकी है। और याद रखना, इसे जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। और इसकी खास बात क्या है, चंद्रयान 5 में रोवर का वजन 250 किलोग्राम का होगा। अभी जो चंद्रयान 3 में जो रोवर था उसका वजन मात्र 25 किलोग्राम था, तो इससे 10 गुना ज्यादा होगा। तो ये एक अलग हटके इसमें बात है। और इसका उद्देश्य होगा चांद की सतह की डिटेल स्टडी करना। बाकी बात यहाँ पे बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल हो गई ढाका, करेंसी हो गई टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और इसकी जो कैपिटल है ढाका, यहीं पे हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको बिम्स्टेक का भी। और बांग्लादेश से कुछ याद दिलाऊं आपको, तो यहाँ पे जो अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। मोंगला बंदरगाह आपको बांग्लादेश में मिलेगा जिसे भारत ऑपरेट कर रहा है। तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए अभी ऑपरेशन डेविल हंट भी शुरू किया था। मुशफिकुर रहीम भी यहीं के प्लेयर हैं, अभी ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी बांग्लादेश के साथ हमने कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भी किया था बंगाल की खाड़ी में। और भ्रष्टाचार के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोहेली अख्तर, वो बांग्लादेश की प्लेयर है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर होगा 20%। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, अभी उन्होंने कहा कि आने वाली पुलिस की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण रखा जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण रखने वाला पहला राज्य ये हरियाणा है। बाकी सब 10-10 रख रहे हैं, हम 20 रखेंगे इसमें। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि नौकरी आ कब रही है। चलो इसी बात पे आपको हरियाणा भी ले चलते हैं। तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री नायब सैनी, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड हो गई ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर हो गया लोटस, स्टेट ट्री हो गया पीपल का। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। और याद रखना, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत ये कहाँ से की गई थी? ये पंचकुला से की गई थी। करेक्ट करेंगे, पंचकुला हरियाणा से की गई थी, हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल के द्वारा। और दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये भी नई दिल्ली में हुए थे। टॉप इसका मैस्कॉट था, टॉप पे हरियाणा रहा था। हरियाणा ने नागरिकों के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया था। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का भी 15वां एडिशन ये कहाँ पर हुआ था? पंचकुला हरियाणा में, जिसमें टॉप पे रहा था, मतलब जीता था झारखंड ने हरियाणा को हरा करके। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 8 से लेके 22 अप्रैल 2025 तक। तो अभी भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से पोषण पखवाड़े के 7वें संस्करण को शुरू कर दिया है। ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है। और इसका शुभारंभ किया हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर ने नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरी और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? वही है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ये याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से ये पोषण अभियान को शुरू किया था। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना लाइन, ये प्रश्न बना सकती है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका इसे शेयर करना बहुत जरूरी है। बाकी जैसे अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, थ्योरी पढ़ाने के बाद क्या होता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लिया जाएगा, देखिएगा अभी जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है यहीं से प्रश्न आपके वहां से पूछे जाएंगे। और फिर देखना कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं, प्रश्नों को रीड करने में, आंसर लगाने में कितना समय आप लेते हो, कितनी रैंकिंग आपकी रहती है, ये सब एनालिसिस आप वहां पे कर पाओगे। तो क्विज मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या उसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी।
बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पहला प्रश्न पूछा था, अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक बनाया? तो आंसर होगा पुर्तगाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? अरुण पल्ली। और अभी केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया? तो आंसर होगा पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया? साउथ कोरिया। 150वीं अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? उज्बेकिस्तान। किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया? मैक्स वर्स्टपन। और अभी राम सहाय पांडे का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? लोक नृत्य। जीपी दृष्टि नाम से एक महत्वपूर्ण योजना किसने शुरू की? गुजरात ने। एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक कौन बन गई हैं? सोहिनी राजोला। और आखिरी प्रश्न पूछा था, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 148। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भी, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा त्रिपुरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।